अस्सलाम वालेकुम। आज हम डान का जो ओपिनियन रीड करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है एक्टिंग बेबी। ये एक्चुअली जर्मनी की सिचुएशन के बारे में है, इसमें डिस्कस किया हुआ। इसके अलावा जो यूक्रेन और रशिया का इशू है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। जो रशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो कि यूएसएसआर की डिसोल्यूशन के बाद बने थे, बोरिस येल्सिन, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा ये भी डिस्कस किया गया है कि जर्मनी और पूरे यूरोप में फार राइट पॉलिटिक्स क्यों अभी तेज़ हो रही है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ये आर्टिकल लिखा है माहिर अली साहिब ने, और इसका जो फर्स्ट लाइन है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है उसमें लिखा हुआ है कि वेस्टर्न इमेजिनेशन हैज़ लेटली बीन ग्रिप्ड बाय अ टॉक्सिक कम्बिनेशन ऑफ एलियनेशन एंड फॉल्स कॉन्साइशंस। यानी जो वेस्टर्न इमेजिनेशन है ना, मगरिब में अभी जो सारी चीज़ चल रही है वो अभी सब कुछ एक गलत नज़रियात पे चल रहा है। क्योंकि अगर हम जर्मनी की तरफ देखें तो वहाँ पे फार राइट पार्टीज़ जो हैं वो आगे आ रही हैं। इसी तरह यूरोप में देखें उसमें भी कंजर्वेशनिज़म आगे आ रही है, यानी कंजर्वेटिव्स हर जगह आगे आ रहे हैं। तो ये सब कुछ एक इस तरह की एलियनेशन या फिर फॉल्स बिलीव की फॉर्म में नज़र आ रहा है। यहाँ जो पार्टी का जिक्र किया गया है, जो कि अभी लास्ट संडे जर्मनी में इलेक्शन हुए हैं, तो एक पार्टी जिसे AFD के नाम से जाना जाता है, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी, तो ये पार्टी मेजोरिटी में आई है। प्रीवियसली इस पार्टी को इसीलिए मेजोरिटी नहीं मिलती थी क्योंकि ये पार्टी एक तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। क्योंकि इनके जो लीडर है ना, इनकी एक लीडर है एलिस वीडल। उन्होंने प्रीवियसली एक बयान दिया है कि हिटलर जो थे ना वो एक कम्युनिस्ट था, यानी हिटलर को उसने कम्युनिस्ट कहा है। वो बंदा जिसने जेनोसाइड किया है, बल्कि ज्यूडिसाइड किया है, इतने लोगों का कत्ल किया है, उसे उसने एक कम्युनिस्ट कहा। यानी ये वो पार्टी है जो हिटलर की तरफ अपनी सिंपथी रखती है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि प्रीवियसली भी हमने जो एक आर्टिकल डिस्कस किया था डम्प्ड बाय ट्रंप, उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि एलोन मस्क ने AFD की रैली में जाके शिरकत की और इस पार्टी को सपोर्ट किया। सिमिलरली जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है JD वेंस, उन्होंने भी इस पार्टी को, जो जर्मनी में अभी रूलर पार्टी तो नहीं बनी, ये थर्ड या सेकंड नंबर पे है, लेकिन प्रीवियसली इसके जितने वोट थे अभी उसके 4 गुना आए हैं, तो JD वेंस ने भी इसको सपोर्ट किया है। लेकिन ये पार्टी इसलिए अच्छी पार्टी नहीं है क्योंकि ये एंटी सेमिटिक पार्टी है, ये यहूदियों के मुखालिफ है। लेकिन इसके होने के बावजूद ये इसराइल को सपोर्ट करती है। जो भी इसराइल ने किया, जेनोसाइड किया गाज़ा में, जो कुछ भी किया, तो इस पार्टी ने उसको सपोर्ट किया, इसराइल को सपोर्ट किया। यानी वैसे तो ये एंटी सेमिटिक है लेकिन प्रो इसराइल पार्टी है, यानी एक बिल्कुल होस्टाइल पार्टी है, कंजर्वेशनिस्ट पार्टी है। तो ये पार्टी अभी 4th पोजीशन पे आई है, 4th या 5th पोजीशन पे आई है, इतने ज़्यादा इसने वोट हासिल किए हैं। इसको इतना ज़्यादा तो फ़ायदा नहीं हुआ एलोन मस्क या JD वेंस के सपोर्ट के साथ, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ है जब इनको सपोर्ट मिली है फ्रेडरिक मर्ज की। फ्रेडरिक मर्ज जो कि अभी रूलिंग पार्टी जो है जर्मनी में, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, उसके एक लीडर हैं। उन्होंने प्रीवियसली AFD के साथ ना सिर्फ अच्छे मुलाकात किए, बल्कि AFD के कहने पर इमिग्रेशन वाली जो एक रेजोल्यूशन पास की है कि जो भी इमिग्रेंट्स जर्मनी में आ रहे हैं उनको इलीगल करार दिया जाएगा, मतलब इस तरह की एक रेजोल्यूशन पास की है। यानी फ्रेडरिक मर्ज है तो कौन सी पार्टी के मेंबर, डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के, लेकिन ये भी अभी AFD के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। ये सब इलेक्शन से पहले हो रहा था, यानी AFD को ताकि मेजोरिटी पार्टी बनाकर रूलिंग पार्टी बनाया जाए। लेकिन अभी इलेक्शन के रिजल्ट से ये तो समझ आ गई है कि AFD का रूल नहीं आने वाला। लेकिन ख़दशा ये है कि नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे 2026 में, या जब भी इलेक्शन होंगे, तो AFD एक मेजोरिटी पार्टी बन जाएगी और पूरा यूरोप ख़दशा है कि राइट विंग की तरफ जाएगा, कंजर्वेशनिस्ट की तरफ जाएगा। इसके अलावा इस आर्टिकल में एक और चीज़ ये थी कि मर्ज का एक प्रपोजल दिया, ये जो फ्रेडरिक मर्ज है ना, इन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि अब नेटो को या तो रिजोल्व हो जाना चाहिए या फिर अभी जर्मनी और यूरोप को मिलके किस तरह का स्ट्रेटजिक डिफेंस स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिसमें अमेरिका शामिल ना हो। उनकी इस सजेशन पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले उनका ये कहना क्यों है, क्यों उन्होंने ये बात क्यों कही? एक तो उन्होंने इसलिए कही ना कि अमेरिका को बाहर निकाल के, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसीज़ की वजह से जो कुछ यूक्रेन में हुआ है कि अमेरिका ने यूक्रेन को इतने ज़्यादा आर्म्स दिए, इतने ज़्यादा हथियार दिए कि यूक्रेन में वार चलती रही और अब अमेरिका ने पीछे से हाथ उठा लिया है। यानी सारा खित्ते में एक तबाही आई है। जो जर्मनी में एक मसला हुआ है जो ऑयल्स का, एनर्जी का, मतलब इस तरह की चीज़ों के इश्यूज़ बने हैं। तो उसके बाद मर्ज ने प्रपोजल दिया है कि आप नेटो की बजाय एक और इत्तेहाद बनाएं जिसमें जो US है वो शामिल ना हो।
लेकिन इस सब को शक की निगाह से इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद नेटो का क्या मकसद था। नेटो का मकसद था कम्युनिज्म ख़त्म करना। ये इस चीज़ से वादे कि जब रशिया ने नेटो की मेंबरशिप मांगी तब उस वक्त 1940 में यूएसएसआर ने मांगी तो नेटो की मेंबरशिप उसको नहीं मिली। यानी इसका मकसद वाज़ेह था कि इसने कम्युनिज्म ख़त्म करनी थी। लेकिन जब कम्युनिज्म ख़त्म हो गई, यूएसएसआर की डिसोल्यूशन हो गई, वो टूट गया, लेकिन तब भी नेटो ख़त्म नहीं हुई। यानी इतने सारे हालात के बावजूद जब नेटो परसिस्ट की, जर्मनी ने कभी भी इस चीज़ पे सवाल नहीं उठाया, तो अब ये नेटो को ख़त्म करने की क्यों बातें कर रहे हैं। यानी इसका एक ही मतलब बनता है कि वो राइट पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि रशिया की जानब माइल है, जो कि एक राइट विंग की तरफ, जो कि हॉस्टिलिटी की तरफ माइल है, उस तरह की पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और आर्टिकल में बात की है बोरिस येल्टसिन की। सोवियत यूनियन की ब्रेकडाउन के बाद, उसकी डिसोल्यूशन के बाद ये पहले प्रेसिडेंट बने थे। इनको प्रेसिडेंट बनाने में सेकंड टर्म में बिल क्लिंटन का बहुत ज़्यादा रोल था। लेकिन जब इन्होंने मेंबरशिप के लिए, नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया तो इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया, इनको भी नेटो की मेंबरशिप नहीं दी गई। यानी इनको ये कहा गया कि हम ये नेटो को एक पार्टनरशिप फॉर पीस बनाने जा रहे हैं, कि हम अमन कायम करेंगे। उस वक्त रशिया को ये चीज़ का दिलासा दिया गया कि नेटो कभी भी उसके ईस्ट और वेस्ट जानब नहीं जाएगा, रशिया को कोई भी ख़तरा नहीं है नेटो से। लेकिन बाद में जो कुछ भी हुआ, जो कि यूक्रेन को नेटो में ऐड करने की बातें हुई, जो कि जॉर्जिया को नेटो में ऐड करने की बातें हुई, उससे रशिया को अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट महसूस होने लगा। इन्होंने नेटो की इंक्रोचमेंट के बारे में बात की, बोरिस येल्टसिन ने। उन्होंने कहा कि नेटो जिस तरह इंक्रोच कर रही है बाल्टिक स्टेट की तरफ और इस तरह इंक्रोच कर रही है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे रशिया के होने पे ख़तरा है। यानी रशिया कभी भी इससे ख़तरे से दो चार हो सकते हैं, उसको एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये जो बाल्टिक स्टेट्स है, ये ईस्ट वाली साइड पर रशिया की, यानी ईस्ट वाली साइड पर भी नेटो आ गई, और दूसरी जो वेस्ट वाली साइड है जहाँ पर यूक्रेन है, उधर भी नेटो आने का खदशा पैदा हुआ, क्योंकि प्रेसिडेंट बुश ने 2008 में ये प्रॉमिस किया कि हम यूक्रेन और जॉर्जिया को नेटो में ऐड करेंगे। अब रशिया के लिए इतना ज़्यादा खतरा हो गया कि वो हर साइड से नेटो में घिर गया, कि पहले नेटो की वजह से यूएसएसआर टूटा, अब नेटो ही की वजह से रशिया को ख़तरा पैदा हुआ। यानी रशिया इतने ख़तरे में जाने के बाद उसको एक ही चीज़ नज़र आई, उसने क्या किया, पहले जॉर्जिया में उसने अटैक किया, उसके बाद उसने यूक्रेन में 2014 में अटैक किया। अब बोरिस येल्टसिन के प्रीडिसेसर कौन है, उनके बाद आए हैं प्यूटिन। प्यूटिन जब आए हैं ना, तो इनको वेस्ट में बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया। इन्होंने कहा कि हम वार ऑन टेरर में अमेरिका का साथ देंगे, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम जंग करेंगे, सारा कुछ करेंगे। इसकी आड़ में इन्होंने चीचनिया का जो कुछ उन्होंने जेनोसाइड किया, वहाँ पे लोगों को इतना कत्लेआम किया, वो सारा कुछ इसकी आड़ में इन्होंने किया। पहले तो इनके वेस्ट के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन बाद में जब इनको भी अंदाज़ा हुआ कि यूक्रेन और जॉर्जिया के साथ क्या होने जा रहा है, तो इन्होंने भी जाके नेटो के ख़िलाफ़ खड़े होने का फ़ैसला किया। अब प्रेजेंट सिचुएशन में और 2017 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि उन्होंने यूक्रेन के साथ ना, तो यूक्रेन को इन्वॉल्व किए बगैर रशिया के साथ मुआहदे करने शुरू किए। उन्होंने कहा कि रशिया के साथ हम निगोसिएशंस करेंगे और ये सारा कुछ करेंगे। मतलब इतने ज़्यादा रिडिकुलस इन्होंने हरकतें की। और उसके बाद जो बाइडेन ने भी इस तरह की हरकतें की कि उन्होंने यूक्रेन को इतना ज़्यादा असला दिया कि उन्होंने रशिया को नहीं देखा। यानी इसमें दो चीज़ें, एक तो जब ट्रंप ने जो किया उसमें ट्रंप ने यूक्रेन को इन्वॉल्व नहीं किया, जो बाइडेन ने जो किया कि जो यूक्रेन को असला दिया उसमें रशिया को इन्वॉल्व नहीं किया। यानी इस समय इनका डिप्लोमेटिक एरर है कि इन्होंने डिप्लोमेसी को नहीं चुना, इन्होंने एक लड़ाई को चुना। इस वजह से जो रशिया है वो जंग में चला गया। अब इस सब से ये सारे आर्टिकल में जितना कुछ इन्होंने डिटेल लिखी हुई है, जो माहिर अली साहब ने इतनी डिटेल्स बताई हुई हैं, उसकी क्या नज़र आता है, उससे कंक्लूजन ये नज़र आता है कि जो भी अभी यूक्रेन और रशिया का इशू चल रहा है उसके पीछे नेटो है। नेटो ने इस अग्रेशन को फ्यूल किया। कैसे फ्यूल किया? जब रशिया ने मेंबरशिप मांगी, नेटो ने नहीं दी। नेटो ने रशिया से वादा किया कि हम आपके ईस्ट वेस्ट किसी भी साइड पे नहीं आएंगे, लेकिन नेटो गया। 2008 में नेटो ने यूक्रेन को भी जब मेंबरशिप देने का कहा, तो तब रशिया ने कहा नहीं भाई, अब हमारी हद हो गई है, अब हम आपके ख़िलाफ़ आ रहे हैं। उसके बाद जो यूएस की गलती और यूरोप की गलती है, इन्होंने डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया यूक्रेन के इशू में। इन्होंने डायरेक्ट यूक्रेन को सपोर्ट किया, उनको हथियार प्रोवाइड किए, सारा कुछ किया, कोई भी डिप्लोमेटिक काम हुआ ही नहीं। इसके बाद अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है गाज़ा में चल रही है, उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट ने हिपोक्रेसी दिखाई है, स्पेशली जर्मनी ने दिखाई है कि जर्मनी ने इतना हॉस्टाइल रिएक्शन दिया है कि उन्होंने कहा है कि इज़राइल ठीक है, जो भी कर रहा है उसका ही हक है, मतलब ये सारा कुछ। यानी इस सब से दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो दुनिया उस तरफ जा रही है जहाँ वर्ल्ड वार के दौर में थी,
जहाँ दुनिया उस वक्त थी जब हिटलर ने जेनोसाइड किया, हिटलर ने होलोकास्ट किया। अब इस सब सारे आर्टिकल को अगर मैं पूरी तरतीब के साथ आपको बताऊँ ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि वर्ल्ड वार होती है। अब आर्टिकल जो सारा है, वर्ल्ड वार होती है 1945 में एंड, ठीक है। उस वक्त मॉस्को यानी यूएसएसआर जो है अप्लाई करते हैं नेटो की मेंबरशिप के लिए, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो नेटो है वो इसके खिलाफ काम करता है, यूएसएसआर के खिलाफ, और यूएसएसआर क्रम्बल डाउन होना शुरू हो जाता है। जो जर्मनी है वो आज़ाद हो जाता है, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी यूनाइट हो जाते हैं, और वॉल ऑफ बर्लिन जो है वो गिर जाती है। इसके बाद यूएसएसआर 1991 में खुद भी गिर जाता है, तबाह हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है, डिसोल्यूशन हो जाती है। लेकिन इसकी ब्रेक डाउन के बाद कोई 18 स्टेट्स वजूद में आती हैं। उन 18 स्टेट्स का मामला ये हुआ कि वो स्टेट्स नेटो की तरफ देखने लगी। नेटो ने उनको तो मेंबरशिप दी, लेकिन जब रशिया ने कहा मुझे भी मेंबरशिप दें, तो नेटो ने कहा नहीं भाई, हम आपको मेंबरशिप नहीं देंगे, क्योंकि नज़र तो ये आ रहा था कि नेटो का मकसद एंटी कम्युनिज़म था। जब कम्युनिज़म ख़त्म हो गई, उसके बाद भी मेंबरशिप नहीं मिली रशिया को। फिर जब बोरिस येल्ट्सिन ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, वो भी डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद जो चीचनिया की वार हुई प्यूटन के दौर में, जो बोरिस येल्ट्सिन के बाद आई हैं, तो उन्होंने चीचनिया की वार को वार ऑन टेरर के साथ रिलेट किया। इसके बाद चीचनिया की वार के दौर में तो उनके वेस्ट के साथ तल्लुकात अच्छे थे, लेकिन फिर तल्लुकात कब ख़राब हुए? 2000s में, जब प्रेसिडेंट बुश ने कहा हम यूक्रेन और जो जॉर्जिया उसको भी नेटो की मेंबरशिप देने जा रहे हैं। जब उनको नेटो की मेंबरशिप मिल जाएगी, उसका क्या मकसद था? ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड्स में नेटो खड़ी हो जाएगी, दरमियान में रशिया, यानी रशिया के अब मज़ीद टुकड़े हो जाएंगे। जैसे ओटोमन एम्पायर तबाह हुआ है, रशिया को उस तरह का एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट महसूस होने लगा। फिर रशिया ने क्या किया? 2008 में इस क्लेम के बाद उसने जॉर्जिया में इन्वेट कर दिया, जॉर्जिया इन्वेट किया। उसके बाद जब रशिया को यूक्रेन से ख़तरा महसूस हुआ, 2014 में उसने क्रीमिया भी इन्वेट किया, उसके क्रीमिया के इलाके में इन्वेजन किया और उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। अब ये सारा कुछ तो हो रहा था ना, कि जो कि अभी जंग वाले हालात हैं, लेकिन इसके साथ साथ जर्मनी में क्या हो रहा है? जर्मनी में हो रहा है कि फार राइट पॉलिटिक्स आ रही है। वो पार्टीज़ जो हिटलर को सपोर्ट करती है, जो होलोकास्ट को सपोर्ट करती हैं, यानी ये वो पार्टीज़ है। हिटलर का क्या नज़रिया था? एक्सपेंशनिज़म, वो एक्सपेंशन चाहता था, वो जर्मन नेशन पे बिलीव करता था, वो चाहता था पूरी दुनिया में जर्मन नेशन का रूल हो। तो ये भी उसी नज़रिए की एक पार्टी है। और उसके बाद जर्मन इलेक्शन जो हुए हैं अभी 2024 में, उसमें भी इसके वोट्स बहुत ज़्यादा आए हैं। इसके बाद ट्रंप पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही कोई घटिया या मुज़हक्का खेज़ पॉलिसी इस्तेमाल की है कि उसने यूक्रेन को इन्वॉल्व भी नहीं किया, हालांकि मसला यूक्रेन का था। इन्होंने सिर्फ निगोसिएशंस किसके साथ किए? रशिया के साथ किए। उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? उन्होंने जो यूक्रेन है उसको इतने ज़्यादा हथियार दिए, पहले इतने ज़्यादा हथियार दे कि उनको जंग में भेजा, और अब क्या है? अब सिचुएशन जैसे 2 दिन पहले हमने एक आर्टिकल पढ़ा है, डम्प्ड बाय ट्रंप। अब उनको यूक्रेन को डंप कर दिया, उनको बोला है कि हम आपकी मज़ीद मदद नहीं करेंगे। और अब इस सारी सिचुएशन से फ्यूचर की जो स्पेकुलेशन है वो यही हो रही है कि दुनिया जो है ना, अब एक तो राइट पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है, मजहबी पॉलिटिक्स आ रही है, जो कि मुनार्क वाली पॉलिटिक्स थी, जो कि एक्सपेंशनिज्म की पॉलिटिक्स थी, वो सामने आ रही है। कंजर्वेशनिस्ट जो हैं वो आगे रूलिंग पार्टीज़ में आ रहे हैं। उसके अलावा जो फ्यूचर है वो वार की तरफ जा रहा है। तो ये सारी फ्यूचर की स्पेकुलेशन है जो कि इस आर्टिकल से हमें पता चलती हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी थी जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। एलियनेशन का वर्ड यूज़ हुआ था बिल्कुल पहली लाइन में। उसका मतलब है कि आप एलियन, जैसे एलियन होते हैं ना, टू फील आइसोलेटेड, डिफरेंट फील करना। कॉन्साइंसेंस, इसका मतलब होता है कि ये एक मार्क्सिस्ट टर्म है कि आपको एक रिकॉग्नाइज करना, कुछ आपको परसेप्ट करना। फाशिस्ट लीनिंग, फाशिस्ट, जो फाशिस्ट थे ये फाशिज़म इटली से आई है। ये इटली के जो लीडर थे बेनिटो मोसोलिनी, उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाया था, फाशिज़म। तो ये भी बिल्कुल आप नाजी, हिटलर जैसी आइडियोलॉजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है मूविंग बैकवर्ड और इन डिक्लाइनिंग स्टेट। डान का मतलब होता है कोई चीज़ आपको क्लियर हो जाना। क्रम्बल्ड, टूट जाना। नॉट विथ स्टैंडिंग, डिस्पाइट होता है। और सर्पिशियसली, इसका होता है डन सीक्रेटली। ट्रेवेस्टी का मतलब होता है कि इमिटेशन करना किसी के ना, मतलब एक अजीब सी शक्ल बना के पेश करना, कार्टून या कुछ इस तरह की तस्वीर बना देना। एनाथीमा का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। कोंडोन्ड, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मॉरली गलत है, आप उसको एक्सेप्ट करें या फिर नज़रअंदाज करें। जूडियोसाइड, ये जैसे जेनोसाइड होते हैं ना, जूडियो होता है, जूडियो ज्यूश को कहते हैं। जूडियोसाइड यहूदियों का कत्ल होता है। ब्लिंकर्ड,
ब्लिंकेट का मतलब होता है तंग नज़र होना, कोबल टुगेदर इकट्ठा करना, डिविंडल रिड्यूस इन साइज़। तो ये आज का आर्टिकल था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसको एक दफ़ा सुनने के बाद आप ज़रूर रीड कीजिएगा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए और इसके अपने नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको CSS PMS या किसी भी एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो ये आपकी हेल्प करे, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आपका एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हैं। जैसे कि आपको कोई भी नेटो का इशू आ जाता है, या फिर कोई भी ट्रम्प की पॉलिसीज़ पे कोई भी आपने क्रिटिसिज्म करनी होती है, या फिर यूक्रेन रशिया की वार जो कि पिछले 3 साल से हर दफ़ा पेपर में आ रहा है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आता है तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं कि इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।